हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे और अपना प्राइसलेस टाइम को काफ़ी सही ढंग से यूटिलाइज करते होंगे। सो बाय द वे, एज ऑलवेज, वेलकम टू माय चैनल MS2 Real Life, and today in this video we are going to discuss, learn and memorize a very important topic, schedules of the Constitution of India, भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हमारा आज का टॉपिक है शेड्यूल्स और अनुसूचियाँ। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हमने अडॉप्ट किया। जिस टाइम हमने अडॉप्ट किया, जब अपनाया, तो उस टाइम पे 8 शेड्यूल्स था, सिर्फ़ और सिर्फ 8 शेड्यूल्स था। लेकिन एट प्रेजेंट आप कितना है, 12 शेड्यूल्स हैं। 8 अनुसूची था, अब 12 अनुसूची है। तो 8 से 12 अनुसूची हो गया। इसका मतलब 4 अनुसूची या 4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया बाद में। 1 से लेके 8 तक शेड्यूल्स था। 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल्स को बाद में ऐड किया गया। दोस्तों, जब भी ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी, तो हमें अमेंडमेंट करना होता है। क्या करना होता है? अमेंडमेंट करना होता है, मतलब संशोधन करना होता है, राइट। जिसे कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो उससे हमें 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया है बाद में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, किस डेट को किया गया था, और इसको एनफोर्स, लागू कब से किया गया था, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में आर्टिकल 395 था, पार्ट 22 था, शेड्यूल 8 था। 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, 8 अनुसूचियाँ था, राइट। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, स्टेट्स, यूटीज़ और उसका टेरिटरीज़ के बारे में डील करता है। राज्य, यूटीज़ और उसका क्षेत्र के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। इसके लिए 1956 में, 1956 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। कब? 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट्स और यूटीज़ बनाए गए। कितने स्टेट्स? 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए। 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत। और ये कब बनाया गया? क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। तो 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसके हिसाब से 14 स्टेट, 14 राज्य और 6 यूटी, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब? 1 नवंबर 1956 को। बट एट प्रेजेंट क्या है कि हमारे पास 28 स्टेट है और 8 यूटी है। 28 स्टेट और 8 यूटी। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इफ़ेक्ट में आया, कब से लागू हुआ? जब से 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया। 7वां अमेंडमेंट एक्ट। 7वां अमेंडमेंट एक्ट क्या था? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारा स्टेट 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट एंड पार्ट सी स्टेट। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 आ जाने के बाद हम इन प्रोविज़न को सीज्ड कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिया, कि अब कोई हमारे देश में जो है पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट और पार्ट सी स्टेट नहीं रहेगा, सब एक जैसा रहेगा। लेकिन हम पार्ट सी को हमने रीडिज़ाइन किया। पार्ट सी में जितने भी स्टेट थे उसको हमने यूटीज़ बना दिया, राइट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। 14 स्टेट और 6 यूटी को क्रिएट किया गया 1 नवंबर 1956 को, राइट। और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट को ख़त्म कर दिया गया। और हमारा अभी प्रेजेंट में कितना है? 28 स्टेट और 8 यूटी है। सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सैलरी, इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, ऑफिस बियरर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मीन्स वेतन और भत्ते का प्रावधान है सेकंड शेड्यूल में।
ठीक है। सेकंड शेड्यूल में पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई है। पार्ट ए में लिखा हुआ है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। राष्ट्रपति और गवर्नर का सैलरी के बारे में लिखा हुआ है पार्ट ए में। पार्ट बी को ओमिट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के सैलरी के बारे में पार्ट सी में लिखा हुआ है। स्पीकर लोकसभा में होता है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा में होता है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राज्यसभा में होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का सैलरी पार्ट डी में लिखा हुआ है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के सैलरी अलाउंसेस के बारे में पार्ट ई में लिखा हुआ है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसका आर्टिकल कितना है 148 आर्टिकल कैग, इसे कहते हैं कैग। तो कैग ने घोटाला निकाला, तो कैग अपना रिपोर्ट बनाता है और पैक को देता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी पैक। कैग अपना रिपोर्ट किसको देता है, पैक को देता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देता है। सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है और हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 124 और हाई कोर्ट 214। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन और बताइए, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये बताइए। एक क्वेश्चन और बताइए कि प्रेसिडेंट का सैलरी कितना है। नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल, तीसरा अनुसूची में लिखा हुआ है ओथ एंड अफर्मेशन, यानी शपथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है और गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, कमेंट सेक्शन में बताइए। राज्यसभा को का मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है। राज्यसभा में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो स्टेट्स का है और यूटीज़ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार का राज्यसभा सीट कितना है 16 और दिल्ली का राज्यसभा सीट कितना है 3, तो बिहार स्टेट हो गया, दिल्ली यूटी हो गया। ठीक है, ये कुछ स्टेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं 1 बाय 1। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीट कितना है 31 और हमारा बिहार राज्यसभा सीट कितना है 16। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितना है 31, फिर है महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, वेस्ट बंगाल और बिहार में 16, कर्नाटका में 12 और आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीट है राज्यसभा का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहाँ है, तो यूपी में 31, देन महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल बिहार में 16, कर्नाटका में 12, 11 कहाँ है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में। यूटीज़ की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में 4 सीट है राज्यसभा का, दिल्ली में 3 सीट है राज्यसभा का। राइट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको समझाया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितने स्टेट हैं। ये नैरो पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको बताया था दिस इज़ चिकन स्नैक, राइट, और इसको क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और मेन लैंड ऑफ इंडिया को कनेक्ट करता है। ठीक इस तरीके से कनेक्ट करता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कितना स्टेट है, 1 भाई और 7 बहन, 1 ब्रदर एंड 7 सिस्टर्स आता है। सिक्किम 7 सिस्टर्स में आता है हमारे पास, 1 असम और उसका 6 पड़ोसी स्टेट, 6 अदर स्टेट। 6 अदर स्टेट में आ गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इन सब में जो है राज्यसभा का सीट 1 सीट है राज्यसभा में। गोवा में भी 1 सीट है। 5th शेड्यूल,
5वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है। 6th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM, जनजातीय प्रशासन के बारे में 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है, 6ठी अनुसूची में लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है कि MM में कौन सा M लेना है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में M से स्टार्ट होने वाला 3 राज्य हैं और यहाँ पे 2 M है, तो ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा M है, क्या ये मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है। जब आप ATM जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो कुछ इस तरीके से शो होता है, ATM में नो मनी, ATM में नो मनी, ATM में पैसा नहीं है। तो यही हमारा ट्रिक्स है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर नहीं है। राइट, MM कौन सा है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नहीं होगा। 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में क्या है, फेडरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। फेडरल कैरेक्टर मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच में पावर का डिवीज़न 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है। 3 तरह का लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स था, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स था और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स था। बट एट प्रेजेंट जो है यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स है और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट्स है। और ये सब्जेक्ट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो इसके लिए कैसे याद कर सकते हैं, नट, पन और पद, नट पन पद, नट पन पद, नट और पन और पद। फिर से बोलिए, नट, पन और पद, ये सब्जेक्ट्स हो गए। एक 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें से 5 सब्जेक्ट को हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। कितनी लिस्ट को, 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। वो 5 सब्जेक्ट कौन था, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिसेस। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिसे हम स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट, नट, पन स्टेट लिस्ट में 59 और कंकरेंट लिस्ट में 52 पद। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में। डिफेंस क्या है, हमारी आन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। ये सब क्या यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एडल्टरेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें हमारा यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकता है। तो एक कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि पॉपुलेशन कंट्रोल
किस लिस्ट में है, किस लिस्ट में आता है, पॉपुलेशन कंट्रोल किस लिस्ट में आता है और सेंसस किस लिस्ट में आता है। रेसिडुअरी पावर प्रोविजंस हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। रेसिडुअरी पावर्स, सपोज़ कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, कोई ऐसा मैटर आ गया जो इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, तीनों लिस्ट में शामिल नहीं, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट किसी में भी नहीं है, तो इस पे कानून कौन बनाएगा, इस पे कानून बनाएगा पार्लियामेंट बनाएगा, संसद बनाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं रेसिडुअरी पावर्स। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा मैटर आ जाता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, यूनियन लेजिस्लेचर को है, मतलब पार्लियामेंट को है, तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, एथ शेड्यूल। आठवीं अनुसूची में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं का उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड डैट नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज का बात नहीं है यहाँ पे, क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम 14 लैंग्वेज था, लेकिन एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज है, यानी 8 लैंग्वेज बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। तो अमेंडमेंट करना होगा, तो पहले अमेंडमेंट किए थे तो एक लैंग्वेज को ऐड किया था, फिर 3 को ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर लास्ट में एक भाषा का नाम चेंज किया, ठीक है। पहले एक ऐड किया, फिर 3, फिर 4, एक लैंग्वेज का नाम चेंज किया, ठीक है। पहला कौन था हमारे पास, सिंधी, सिंधी। दूसरा नमक, फिर है BDMS, BDMS बदमाश, BDMS बदमाश, और लैंग्वेज चेंज किया था ओरिया। सिंधी, नमक, BDMS ओरिया, सिंधी, नमक, BDMS ओरिया, सिंधी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओरिया का नाम चेंज कर दिया हमने, ओडिया कर दिया। फिर से देखते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 लैंग्वेज था, अब कितना है, अब 22 लैंग्वेज है, तो 8 लैंग्वेज का एडिशन किया गया। तो पहला किए थे सिंधी, फिर नमक, फिर बदमाश BDMS, ठीक है, ओके। सिंधी, सिंधी वाला 21, तो सिंधी को ऐड किया था हमने 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 21, ठीक है। नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, एक खतरा, एक खतरा, तो इसको याद करेंगे 21st, एक खतरा 21st। फिर BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बदमाश, बदमाश है नातू, है नातू, 92 से बना नातू। सिंधी वाला 21, 21 तो 21st। नमक, एक खतरा, एक खतरा 21st अमेंडमेंट एक्ट। बदमाश BDMS कौन है, नातू, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ओके। नीचे देखते हैं, पहले एक भाषा जोड़ा गया, फिर 3 और फिर 4। पहले सिंधी, फिर नमक, फिर BDMS। नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से ऐड किया गया, नमक 21st अमेंडमेंट एक्ट 1992, एंड BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया गया। फिर बाद में ओरिया का रीनेम्ड कर लिया गया एज ओडिया, स्पेलिंग चेंज कर दिया बाय 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो कमेंट में बताइए कि हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है और किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में 9th शेड्यूल नहीं था, तो बाद में हमने ऐड किया, 1951 में ऐड किया बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि पहला अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ, किस साल हुआ, तो आपको बताना 1951 में हुआ।
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। क्या था ये? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, मतलब भूमि सुधार। हिस्ट्री की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों ने बंगाल में ज़मींदारी सिस्टम लगाया था। तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ज़मींदारी सिस्टम कहाँ लगाया गया था, वेयर, कौन लगाया था, हु, और किसका रिकमेंडेशन था। ये आपको बताना है ज़मींदारी सिस्टम के बारे में, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, लेकिन 1985 में हम 52nd अमेंडमेंट के द्वारा इसे हम ऐड किए 10th शेड्यूल में, जो डिफेक्शन से रिलेटेड है। डिफेक्शन मतलब दल बदल, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहलाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून कहते हैं इसे। तो ये इंडिविजुअल एमपी या एमएलएस पे लगता है, मतलब हर एक कोई भी एमपी या एमएलएस पे लगता है अगर वो डिफेक्शन करता है। मतलब इलेक्शन जीतने के बाद वो सपोज़ एक्स पार्टी में है और फिर बाद में वो वाई पार्टी में चल जाता है, तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब इसमें आपकी एमपी की सदस्यता या एमएलएस की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। से इसको कैसे याद करते हैं? 10 बहाना करके ले गया दिल, 10 बहाना, 10 से बना दल बदल, 10 से बना दल बदल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही एक नया वर्ड लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कब रिकॉग्निशन मिला? बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985, ठीक है। इसी कानून को बाद में और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और अमेंडमेंट लाया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को और बाद में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया, जिसमें मर्जर की बात करता है, मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक्स पार्टी है और ये वाई पार्टी है, तो इसके मेंबर्स इसमें मर्ज कर सकते हैं। शर्त क्या है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी एग्री करना चाहिए जाने के लिए, तो ये डिफेक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा आया था। तो ये बताइए जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 आया था, तो उस टाइम पे किसकी सरकार थी, किसकी गवर्नमेंट थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट किस लिस्ट में है? तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बना सकती है। वी हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी 1992 में ऐड किया गया बाई 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, बट इसको इम्प्लीमेंट किए थे 1993 में। इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा हमने 11th शेड्यूल को ऐड किया, जिसमें पार्ट 9 में, पार्ट 9 है आर्टिकल 243 एंड 243A से लेकर O तक। पहला डिस्ट्रिक्ट जो पंचायती राज को अपनाया था वो था नागौर डिस्ट्रिक्ट, जो राजस्थान में पड़ता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। नेशनल पंचायती राज डे हम मनाते हैं 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। आर्टिकल 40 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जिसके फेवर में गांधी जी बहुत ज़्यादा थे। सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी चाहिए हमें एट ग्रास रूट लेवल पे, और रूरल डेवलपमेंट चाहिए कंट्री में, लोकतंत्र चाहिए ज़मीनी स्तर पर। तो उसके लिए हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाना पड़ा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाना पड़ा, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास पंचायत है वो 3 टियर सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 3 टायर सिस्टम हमने अपनाया है। बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था कि पंचायत को 3 लेवल पे बनाना है। पंचायत एट विलेज लेवल कहते हैं विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद।
तो हमने 3 टायर सिस्टम को अपनाया था। किसकी रिकमेंडेशन थी? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, टीडी, जो क्लियर कट मैंडेट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, किसके किसके थ्रू? डीपीएसपी के थ्रू और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवीज़न ऑफ पावर करना है, तो हमारा डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है और 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किए थे, उससे भी ये साबित होता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, यानी फेडरल कैरेक्टर, राइट, फेडरल कैरेक्टर मेंटेन करना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए बट एट ग्रास रूट, ज़मीनी स्तर पर डेमोक्रेसी चाहिए, हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी चाहिए। तो कैसे हासिल होगा? तो इसके लिए हमें सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडीज़ बनाने होंगे, सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडीज़। तो सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडीज़ 2 तरह के होते हैं, एक रूरल में गांव में बनाते हैं, एक अर्बन में शहरों में बनाते हैं। तो रूरल के लिए हमने लाया पंचायत और अर्बन के लिए लाया हमने म्यूनिसिपैलिटीज़। 12th शेड्यूल भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसे ऐड किया बाई 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में। म्यूनिसिपैलिटीज़ 18 सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, इसे कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, ULBs। इसे हमने पार्ट 9 में ऐड किया, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG, 243P से लेकर 243ZG। अर्बन लोकल गवर्नमेंट 8 टाइप्स के होते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखा था, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है जिसने 81 ईयर्स यानी 81 साल के उम्र में प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था? हिंट देता हूँ, ही इज़ ऑल्सो 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही बिलोंग्स टू जनता पार्टी। अब तो नाम बता दीजिए। यस, यू आर राइट, मोरारजी देसाई, ओल्ड पीएम। ठीक है, मोरारजी देसाई ओल्ड पीएम है। क्यों? 81 साल की उम्र में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था। हम युवा ये क्या कर रहे हैं? हम युवा क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सोच के हमारे आंखों से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। आंसू को कहते हैं टीयर्स। तो शेड्यूल को याद करने का ट्रिक्स है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट। टी फॉर टेरिटरीज़, संघ, राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। स्टार्टिंग में 14 स्टेट 6 यूटी था, लेकिन एट प्रेजेंट 28 स्टेट एंड 8 यूटीज़ है। ई फॉर इमोलूमेंट्स और सैलरी, ए फॉर अफर्मेशंस और ओथ और शपथ, आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन, फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड एसटीज एडमिनिस्ट्रेशन, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन इन ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एफ फॉर फेडरल कैरेक्टर, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 98 सब्जेक्ट्स, 59 सब्जेक्ट्स एंड 52 सब्जेक्ट्स। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टार्टिंग में 14 था, अब 22 है, 1 हुआ, फिर 3, फिर 4 ऐड हुआ बाई 21st, 21st एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट। पहला था सिंधी, फिर नमक, फिर BDMS। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सिंधी 21, नमक, एक खतरा, 71, BDMS, बदमाश, नातू, 92। Then L for land reforms. First Constitutional Amendment Act 1951 due to Bihar state. D for defection, that is anti-defection law by 52nd Constitutional Amendment Act 1985. इसमें एक और बात, एक नया वर्ड ऐड किया गया, पॉलिटिकल पार्टी, और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया। इसे मर्जर, पार्टी का मर्जर कर सकते हैं, लेकिन उस पार्टी का 2/3 मेंबर एग्री करना चाहिए। P फॉर पंचायत,
73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इम्प्लीमेंटेड इन 1993 29 सब्जेक्ट्स पे कानून बनाता है। एम फॉर म्यूनसिपलिटीज़ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में, 18 सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। तो जो कमेंट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट हुआ और कब इन्फोर्स हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बताएं कमेंट में कि हिस्ट्री में ऐसा क्या था जिस वजह से हमने 26 जनवरी को चुना। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 लोग हैं, फजल अली, के एम पनिक्कर एंड एच एन कुंजरू। फजल अली, के एम पनिक्कर, एच एन कुंजरू। फजल अली, पनिक्कर और कुंजरू 3 लोग हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। राज्यसभा का मीनिंग क्या है? राज्य होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंट का सैलरी कितना है? 5 लाख पर मंथ। वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख पर मंथ। गवर्नर का 3.5 लाख पर मंथ। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था तो उनका सैलरी कितना था और अलाउंसेस कितना था? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा गवर्नर को ओथ, शपथ। सेंसस हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, बट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट में आता है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का, संघ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, 343 आर्टिकल में लिखा हुआ है। और स्क्रिप्ट कौन सा है? देवनागरी स्क्रिप्ट। जमींदारी सिस्टम ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1793 में लगाया गया था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। तो आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में कितने कितने सब्जेक्ट्स आते हैं वो बताइए। यूनियन लिस्ट में 98, स्टेट लिस्ट 59, कंकरेंट लिस्ट 52, पंचायत 29 सब्जेक्ट्स, म्यूनिसिपैलिटी 18 सब्जेक्ट्स। कैसे याद कर सकते हैं? नट 98, पन 59, नट, पन, पद दोनों खटारा। नट, नट, पन, पद दोनों खटारा। नट, पन, पद दोनों खटारा। यूनियन लिस्ट में 98, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स, पंचायत 29 सब्जेक्ट्स, म्यूनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी पावर, वैसा सब्जेक्ट, वैसा मैटर जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट तीनों लिस्ट में नहीं है तो उससे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का है। मतलब उस पर पार्लियामेंट कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगा। इसे कहते हैं रेसिडुअरी पावर। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो रेसिडुअरी पावर का प्रोविज़न जो है हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। क्विक रिवाइज करते हैं। स्केड्यूल, अनुसूची। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम 8 अनुसूची था, 8 शेड्यूल था। अब कितना है? 12 शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें 9, 10, 11 एंड 12 बाद में ऐड हुआ, ठीक है। शेड्यूल याद करने का तरीका क्या है?
ट्रिक्स क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। T4 टेरिटरी, क्षेत्र। E4 इमोलूमेंट्स या सैलरी। A4 अफर्मेशन, ओथ, शपथ। R4 राज्यसभा सीट, एलोकेशन। S4 शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन। O4 अदर ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन। इन ATMM में नो मनी, ATM में नो मनी मीन्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। मणिपुर इसमें नहीं है, नो मनी। F4 फेडरल कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर मीन्स थ्री लिस्ट। F4 फेडरल कैरेक्टर मीन्स थ्री लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। 98, 59 एंड 52 सब्जेक्ट्स। O4 ऑफिशियल लैंग्वेज, O4 ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टार्टिंग में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था, अब प्रेजेंट में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। L4 लैंड रिफॉर्म, L4 लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा ऐड किया गया। T4 डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। P4 पंचायत, 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इम्प्लीमेंटेड इन 1993, 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करता है। M4 म्यूनिसिपलिटीज़, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इम्प्लीमेंटेड इन 1993, 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टेरिटरी। E4 इमोलूमेंट, सैलरीज। A4 अफर्मेशन, ओथ। R4 राज्यसभा सीट एलोकेशन। S4 शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन। O4 अदर ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन इन ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, बट नो मनी, मतलब मणिपुर नहीं होगा इसमें। F4 फेडरल कैरेक्टर, थ्री लिस्ट, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज 14 था, 22 हो गया बाद में, ठीक है। पहला एक भाषा ऐड हुआ, सिंधी ऐड हुआ, यहाँ देखते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 14 था, 14 से 22 हो गया। पहले कौन ऐड हुआ? पहले सिंधी ऐड हुआ, सिंधी वाला 21, तो 21 हो गया अमेंडमेंट एक्ट, 21 अमेंडमेंट एक्ट। फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक क्या है? एक खतरा, यानी 21 अमेंडमेंट एक्ट हो गया। बदमाश, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तू है ना तू, 92nd अमेंडमेंट एक्ट। बाद में 96th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ओरिया लैंग्वेज का स्पेलिंग चेंज कर दिया गया एज ओडिया। L4 लैंड रिफॉर्म्स, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। D4 डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट। P4 पंचायत, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। M4 म्यूनिसिपलिटी, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टी को कब रिकॉग्नाइज किया? सेकंड, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में कितने मेंबर्स थे और कौन कौन? कमेंट में लिख देना है।
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कितने सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया और कौन कौन सब्जेक्ट था। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया और उसका नाम बताइए। प्रोविज़न ऑफ कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, कमेंट में लिख दीजिए। मैथिली लैंग्वेज जो है, मैथिली भाषा को 8वां शेड्यूल में, इस शेड्यूल में किस ईयर डाला गया और इससे रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट था वो कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू ऑल। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।